रहमान रहीम। अभी मैं आया हूँ इलेक्शन कमीशन को बताने और उनसे मिलने और उनसे क्लैरिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हम लोगों ने परसों एक पटिशन फाइल की थी, मेरी भी थी, आमिर मुगल साहब की भी थी NA 46 से, मेरी थी NA 47 से और अली बुखारी साहब NA 48 से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल के लिए फिक्स की थी और उसमें आर्डर कर दिया था कि रिपोर्ट 3 दिन में दें RO, और साथ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन फॉर इशुएंस ऑफ फॉर्म 48 एंड 49 वाज स्टेट, उनको रोक दिया था कि फर्दर प्रोसीड न करें। वो स्टे मिलने के बाद मैं चला गया वकला के साथ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर। वहाँ मेरे साथ मेरे से जो मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी और बाकी कैंडिडेट्स, उसमें हमें बुलाया गया अंदर, और वहाँ रिटर्निंग अफसर के साथ जो एक अब्दुल्ला साहब नामी AC काम करते हैं, उन्होंने कहा जी आर्डर हमें आ चुका है, हमें कहा गया है कि फर्दर कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, लिहाजा 12 बजे आपने आना था, लेकिन हम 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि जी ये हम आपका प्रोसेस स्टे कर रहे हैं। मैंने कहा जी हम तब जाएंगे जब आप हमें लिख के देंगे कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन स्टेट, जो कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन वो मौजूदगी के बगैर हो नहीं सकता। उन्होंने हम सब को लिख के दिया, मुझे भी, तारिक फजल चौधरी को भी और बाकी तमाम कैंडिडेट्स को राइटिंग में। मेरे पास ओरिजिनल रिटर्निंग अफसर का राइटिंग में आर्डर मौजूद है, वो लिख के दे दिया। हम इत्मीनान के साथ आ गए। बाद में पता चला कि तारिक फजल चौधरी साहब को बाद में बुला लिया अपने दफ्तर में खुफिया तरीके से, और वहाँ वो रिकॉर्ड की टेम्परिंग कर रहे हैं, जिसकी इतला मैंने यहाँ इलेक्शन कमीशन को दी, और इसके बारे में इन्होंने एक आर्डर भी जारी किया, लेटर जारी किया, RO को कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट दें। उसके बाद कल जब हम वापस उनको देखने गए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो जनाब हम जब गए तो हमें नहीं मिलने दिया गया RO से, और उसके बाद जब हम वापस आने लगे, हम 14-15 वकला थे, तो जनाब हमारी गाड़ियों पे हमला कर दिया। तारिक फजल चौधरी के हुंडों ने हमारी गाड़ियां तोड़ी, और उसके बाद हमने FIR कटाने की कोशिश की, लेकिन वो होम्योपैथिक किस्म के FIR काटी, कुछ हमारे लोगों के खिलाफ, कुछ उनके खिलाफ, जिसकी हालांकि उनके अटैक की वीडियो हमारे पास पूरी तरह मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ से ज़्यादा आज पता चला, आज कोई अभी घंटा एक पहले, कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। हम वो नोटिफिकेशन लेके अभी आए थे, हमने कोशिश की चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने की, मिलने नहीं दिया गया। हमने सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश की, वो भी कहते हैं नहीं अवेलेबल, वो कहाँ बिजी हैं। हमने उनके स्टाफ अफसर को ये तीनों आर्डर दे दिए, इलेक्शन कमीशन का अपना आर्डर, रिटर्निंग अफसर का अपना आर्डर के स्टे हो गया है, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में आईन और कानून की कोई हैसियत है? अगर है तो फिर आप अपने आर्डर्स की वायलेशन अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? नंबर 2, रिटर्निंग अफसर जब एक दफ़ा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को लिख के देता है कि इट इज स्टॉप, ये नहीं होगा, जो कि कानून ये कहता है कि कैंडिडेट के बगैर वो प्रोसेस नहीं हो सकता। सेक्शन 92 है, सेक्शन 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट है। हमें कह दिया आप जाएं, हम राइटिंग में आर्डर लेके चले गए। मुझे बताएं रिटर्निंग अफसर साहब ने फिर किसके कहने पे फर्दर प्रोसीड किया, और अगर किया तो हमारी अदम मौजूदगी में कैसे कर लिया, और अगर हम नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन कैसे कर दिया। और फिर मैं ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मैं डालता ही हूँ, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218, अंडर आर्टिकल 220 के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए इनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये इनकी पावर नहीं है, सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये ड्यूटी है कि ये करेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसमें गवर्नमेंट चलानी होती है, क्या ये सारे फैसले इसी तरह करते हैं? क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरगबाल बना हुआ है, और जिसकी तनख्वाहें और बरात मेरे और आपके पैसों से हम उनको देते हैं, और वो इस तरह फैसले करते हैं अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम के हुकूक के ऊपर, अवाम के करोड़ों अवाम के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका जनी सरेआम करते हैं। एक होता है इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए।
آج ڈاکہ زنی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ تو آپ واچ ڈاگز ہیں. آپ آج ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے, ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے. جس شخص نے 1,05,000 ووٹ لیا اور اس کے مد مقابل نے 51,000 ووٹ لیا, یعنی خالی فرق 53,000 کا ہے. یہ کہتے ہیں وہ اس کو ہم جتا دیتے ہیں اور آپ کو ہرا دیتے ہیں. صرف میرا نہیں, اسی طرح عامر مغل کا, اسی طرح علی بخاری کا, اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا. میں پوچھتا ہوں, اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا, تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق حکمرانی ہے. آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا. اگر آپ نے اس سلسلے کو ریورس کر دیا ہے, آپ نے اگر گورے انگریزوں کی جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیے ہیں اور ان لوگوں سے آپ نے فیصلے لینے ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کہ نہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو یہ جائز ہے, آپ چوری کرو یہ جائز ہے, آپ ڈاکہ اور چوری کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو سر کی آنکھوں کا تاج بناؤ یہ جائز ہے, اور جو آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈالو وہ جائز ہے. لوگوں کے حقوق جس کو لوگ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ کہیں وہی شخص تمہارا ہم بادشاہ بنائیں گے, نمائندہ بنائیں گے, تمہارا منتخب نمائندہ کہلایا جائے گا. تو میں سوال کرتا ہوں, ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی وزیر